आज हम बहन जी की इज्जत क्यों करते हैं इतनी ज़्यादा? इसीलिए क्योंकि उन्होंने सड़क से संघर्ष किया। आज हम क्यों बहन जी जैसा नेता चाहते हैं? इसीलिए क्योंकि बहन जी ने अपने शासनकाल में एक सुशासन चला के दिखाया, उस शासन हम चाहते हैं, इसलिए बहन जी की इज्जत होती है। और इसीलिए आज भी कोशिश है कि बहन जी फिर से खड़ी हों, फिर से उठें। जब हमारे सर पे कांग्रेस राज कर सकती है, बीजेपी कर सकती है और दुनिया भर के ऊंची जाति के लोग हमारे नेता बन सकते हैं, तो बहन जी को हम नेता क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो लीडरशिप के फॉर्म में आए तो सही। आकाश आनंद जी की जैसे वापसी हुई है, घर वापसी करा ली, क्या ऐसे ही जयप्रकाश जी की भी घर वापसी होगी? क्या घर वापसी कराने के लिए जयप्रकाश जी के लिए भी कोई सिफारिश करेगा? क्या उनके भी सर पर इस तरह से हाथ रखा जाएगा? क्या उनका भी कोई गॉडफादर बनेगा? जैसे आकाश आनंद जी के गॉडफादर बहन जी हैं, क्या जयप्रकाश जी की भी गॉडफादर बहन जी बनेंगी? सुजीत सम्राट जी की भी बनेंगी? और जो लीडर निकाले गए हैं, जो जमीन पर काम करने वाले लोग थे, एक्चुअल वर्क करते थे, जिनसे लगता था कि बसपा में कुछ जान पड़ सकती है, क्या उनको भी घर वापसी कराई जाएगी? अगर आकाश आनंद की घर वापसी हो सकती है तो बाकी काम करने वालों की घर वापसी क्यों नहीं हो सकती? नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं दीदी निर्देश जी। निर्देश जी, क्या लगता है, बहन जी ने मीटिंग करी, लोग सोच रहे थे कुछ बड़ा बदलाव होगा बीएसपी में, पदाधिकारी इधर से उधर किए जाएंगे, अच्छे लोग और लिए जाएंगे, जो पार्टी से निकाले गए थे उनको अंदर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने भतीजे को ही केवल उन्होंने उत्तराधिकारी जो बनाया था, उनको जो है पार्टी में फिर से पद दे दिए हैं। लोग जो हैं, जो बसपा को चाहते हैं आगे बढ़ते हुए देखना, वो कह रहे हैं कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं। बसपा कैसे पुशअप होगी? हाथी चुनाव चिन्ह बचेगा नहीं बचेगा? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रहेगा नहीं रहेगा? लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप क्या सोचती हैं बीएसपी की भविष्य की राजनीति को लेकर? बसपा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी रही और अभी तक है, जब तक नहीं छीनता है, लेकिन छीनने की बात चल रही है। छीन सकता है क्योंकि केवल 2% वोट बचा है, ना एमपी है ना कोई एमएलए बचा है। अब इस समय जो बहन जी को परिवर्तन करने की उम्मीद लोगों ने लगाई कि बहन जी परिवर्तन करेंगी, उस मीटिंग में भी नहीं दिखाई दिया कि कोई परिवर्तन हुआ हो। आकाश आनंद जी को पीछे 1 महीने पहले निकाल दिया था, अब 1 महीने बाद उनको फिर से, मतलब मैच्योर हो गए वो। हाँ, 1 महीने बाद वो मैच्योर हो गए। तब अनमैच्योर थे, इसलिए उनको निकाल दिया गया। जब चुनाव में ज़्यादा ज़रूरत थी, एक अच्छा वक्ता के रूप में वो बोलने लगे थे और सही तरीके से चीज़ों को, मुद्दों को उठा रहे थे और लग रहा था कि भाई ठीक है, अब कुछ दिख रहा है बसपा में, कम से कम मरी बसपा में कुछ तो जान डाल रहे हैं आकाश आनंद। लेकिन आकाश आनंद के पैर खींच लिए गए और उसके बाद में अब ये कहा गया उस वक्त के अनमिच्योर थे, इसलिए हटा दिया और अब 1 महीने बाद तुरंत मैच्योर हो गए। अब इसी तरह से आप लगा लीजिए सुजीत सम्राट को भी निकाला गया, उनमें अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई है, उनका भी 1 महीना लगभग हो गया। इसमें श्रवण कुमार निराला को निकाला गया, दद्दू प्रसाद को निकाला गया, आर.के. चौधरी को जाने कितने सारे नाम लूँ मैं बसपा से, निकालने की प्रक्रिया चल रही है। ऐड करता तो कोई दिखाई दिया नहीं हमें। तो जो जितने भी नेता हैं जिनको निकाला गया, जयप्रकाश जी को आप देख रहे हैं कि जयप्रकाश जी युवावस्था में, तो उस समय शायद अब से वो 6-7 साल से, तो अब भी वो भागे भागे फिर रहे हैं, बसपा के लिए काम कर रहे हैं। आकाश आनंद को तो वापसी मिल गई, लेकिन आकाश आनंद से भी ज़्यादा अगर किसी का संघर्ष आप उस ज़मीन पर देखेंगे तो जयप्रकाश जी का है। भले ही जयप्रकाश जी को अपनी बात खुद उठानी चाहिए, पर उनकी आवाज़ हम उठा रहे हैं। कोई नहीं, एक दूसरे की आवाज़ कभी ना कभी वो हमारी उठाएं, कभी हम उनकी उठाएं, ऐसा चलता है समाज के बीच में। इसी को सहयोग कहते हैं। पार्टी में मुझे बताइए, पार्टी में क्या जान पड़ी? किसी क्या परिवर्तन? मुझे आप परिवर्तन की एक चीज़ बताइए कि इसमें कैसे क्या परिवर्तन आएगा? युवाओं का संगठन इनके पास नहीं, पार्टी में महिलाओं का संगठन इनके पास नहीं, छात्रों का संगठन इनके पास नहीं, और सबसे बड़ी बात कि इसमें अधिकारी कर्मचारियों का जुड़ाव कुछ नहीं रहा, जो फाइनेंशियल सपोर्ट करता था। लीगल तौर पर एडवोकेट्स इस समाज के इतने सारे भरे पड़े, हर कोर्ट कचहरी, जिले से लेकर के हाई कोर्ट तक है, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हैं। कहीं पे भी जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, वो बुद्धिजीवी कमेटी इनके पास नहीं, जो थिंक टैंकर होते हैं वो इनके पास नहीं। बहन जी खुद डिसीजन ले लें तो ले लें, बहन जी किसी को निकालने का डिसीजन ले लें तो निकालने का स्वीकार, अगर अंदर एंट्री करने का ले लें तो अंदर एंट्री करने का स्वीकार। कोई विरोध करने वाला नहीं, कोई उस पर समीक्षा करने वाला नहीं, कोई उसको उस कदम को उठाने से पहले कोई सोचने समझने वाला नहीं कि इसकी जो हम करने जा रहे हैं, इस कदम को उठाने जा रहे हैं या इस बात को हम लागू करने जा रहे हैं, तो इसमें नुकसान क्या होगा, इसके फायदे क्या होंगे, ऐसा कोई थिंक टैंक इनके पास नहीं। तो ये कैसे आप बचा पाएंगे? बात यह है कि देखिए, हम जैसे लोगों को, देखिए बसपा का, मैं किसी पार्टी की कोई कार्यकर्ता नहीं, मेरे पास किसी भी पार्टी की कोई सदस्यता नहीं, मेरे पास किसी भी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का कोई पद नहीं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मन में, दिल में ही रहता कि बसपा मजबूत रहे, बसपा हमारे घर जैसी समझते हैं। हम भले ही राजनीतिक नहीं है, लेकिन राजनीतिक अपनी एक पार्टी तो देखना चाहते हैं, ताकि विपक्षियों के सामने हम अपना एक मुद्दा रख सकें। हम दोबारा से बहन जी जैसी सत्ता चाहते हैं, शासन चाहते हैं, जो बहन जी ने अपने शासन में रहते हुए केवल 7 साल
रही वो 4 बार की मुख्यमंत्री में मात्र 7 साल वो मुख्यमंत्री रही, और मेन पावर में जो रही वो पूर्ण पावर में वो रही वो केवल 5 साल। तो 5 सालों में उन्होंने उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा विकास किया, तो अगर आगे भी सत्ता में रहेंगी, उस शासन में रहेंगी, तो और ज्यादा विकास हो सकता है, पूरी यूपी का विकास हो सकता है। अगर वो प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश का विकास हो सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहन जी के किए हुए कामों को उनके विरोधी भी याद रखते हैं, विपक्षी भी याद करते हैं। तो हम तो उस समाज से हैं जिस समाज का स्वाभिमान उठाने के लिए बसपा बनी थी। हम कैसे बसपा को मतलब बर्बाद करने की वो देख सकते हैं। अब जब उसकी बात करते हैं तो दिक्कत यहाँ ये आती है कि कुछ मूर्ख लोग हमें गालियां देते हैं। खैर, उनका दिमाग जितना है वो बेचारे जितना सोच सकते हैं वो इतना करते हैं, उन पर हमारी कोई वो नहीं है, वो हमारी दया के पात्र है। उनकी उनसे हमें कोई नाराजगी भी नहीं है, क्योंकि उनके पास जितनी सोच है, जितनी समझ है, वो इतना बोल देते हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि बसपा में क्या परिवर्तन हो सकते हैं और कैसे इसको तरक्की दिलाई जा सकती है। चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव में बसपा को जो अभी 2024 की जो हार मिली है उससे कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे होंगे, कैंडिडेट भी सोच रहे होंगे कि हम नहीं लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट आएगा तो पहले वो उसमें उम्मीद देखता है कि मैं इसमें जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा। अगर वो 100% ना हो तो 40-50% तो वो उम्मीद रखते हैं कि पार्टी की तरफ से मुझे इतना वोट बैंक मिल जाएगा, इतना वोटर मुझे मिल जाएगा। जो एक्चुअल वोट था, जो इसका परमानेंट वोटर बना था बसपा का, आज वो वोटर भी इसके साथ नहीं जुड़ पा रहा। वो भी सोचता है कि हम वोट दें ना दें, कंफ्यूज हो रहा है कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। क्योंकि बहन जी ऐसी फॉर्म में आती दिखाई देती नहीं कि वो राजनीति करना चाहती हैं नहीं चाहती हैं। एक रूप से इनडायरेक्टली वे में बहन जी ने अघोषित रूप से उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है, जो हमें और बहुत सारे लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये अघोषित संन्यास है, क्योंकि उन्होंने बस घोषणा नहीं की है और बिना घोषणा के राजनीति से संन्यास ले लिया। बस थोड़ी बहुत हलचल, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत हलचल करने के लिए वो कुछ कुछ बीच बीच में ऐसे करती है, किसी को निकाल दे किसी को डाल दिया, बस वही घूमते रहेंगे 4-5 लोग, उसमें से कोई परिवर्तन खास दिखाई नहीं देगा। बाकी और जो आम जनता है, जो आम वोटर है, वो भी अब धीरे धीरे समझने लगा कि हम अपना वोट कहाँ दें, कन्फ्यूज है। वोट बैंक का भीम आर्मी के जो नेता हैं चंद्रशेखर आजाद, उनकी पार्टी में चला जाएगा एएसपी में। वोटर किसी का ठेका लिया हुआ कोई खरीदी हुई सामान चीज थोड़ी है, आलू गोभी थोड़ी किसी की जेब में रखा है। वोटर के पास अपना मत है, अपनी सोच है, अपनी बुद्धि है, अपने विवेक से काम ले। और हमने हमेशा वोटर को यही सिखाया कि अपनी बुद्धि विवेक से काम लो। वोट बैंक होता है ना एक। वोट बैंक कुछ नहीं होता। बैंक क्या होती है? क्या ये इन्होंने बैंक में इन्हें जमा कर लिया है? कुछ नहीं होता है। या एक नागरिक जागरूक होता है तो अपना किसी से भी हट सकता है। क्या बीजेपी का जो वोट बैंक है क्या वो हट नहीं सकता? हट जाएगा। जो कांग्रेस के साथ थे कल तक, उन्हें जब हिंदुत्व का बढ़िया मजबूत एजेंडा बीजेपी के पास मिला तो वो कांग्रेस से हट के बीजेपी के पास आ गए। ऐसे ही जब बसपा जिस काम के लिए बनी थी, अगर उन लोगों की बात नहीं हुई तो वो उनको कोई और दिखाई देगा, उधर शिफ्ट हो जाएंगे। बैंक क्या होती है? वोटों की भी कोई बैंक होती है क्या? ये तो जबरदस्ती नेताओं की थोपी हुई बात है कि ये मेरा बैंक हो गया, ये मेरे वोट का बैंक हो गया। एक चलता फिरता नागरिक किसी नेता का बैंक कैसे हो सकता है? कितनी घटिया बात है ये नेताओं के द्वारा जनता को गुलाम बनाने के लिए बातें लिखी गई हैं। किसी का कोई बैंक वोट नहीं होता है। वोटर कभी कोई सामान नहीं है, रुपया कौड़ी या धन दौलत या सोना चांदी नहीं है जो किसी की बैंक के अंदर गिरवी रख के बैंक बन गया, वो उसके तिजोरी में बंद हो गया। बैंक तो पैसों के लिए, निर्जीव चीजों के लिए होता है। और वोटर एक सजीव व्यक्ति है, सोच सकता है, उस पर बुद्धि है, ब्रेन है, उसके विचार जब आज ये हैं तो कल को दूसरे भी बदल सकते हैं। और देखो बदले कि नहीं बदले। जो वोट बैंक बसपा का कहते थे, वो आज वोट बैंक 32 से कहां पहुंच गया? 30-32 से कहां पहुंचाया? 2 पे पहुंच गया। 30% टोटल घटता चला जा रहा। 6 बार के चुनाव में बसपा का वोटर 32 से आज 2% पे आ गया। तो अगर ये बैंक होता तो कहीं चला जाता? नहीं जाता। ये बैंक नहीं था, ये इंसान थे, ये लोग थे, भावनाओं से जुड़े थे, अधिकारों से जुड़े थे, स्वाभिमान से जुड़े थे। जब इनका स्वाभिमान बचाने की इन्हें गारंटी नहीं दिखाई दी, इन्हें नहीं लगा कि हमारा नेता नहीं लड़ रहा है, तो कोई लालच में चला गया, कोई सोच में चला गया, कोई किसी बीजेपी से बचने के लिए, समाज को बचाने के लिए कोई दूसरे दलों में शिफ्ट हो गया कि चलो कम से कम बीजेपी से बचा जाए, लंगड़ी और मजबूर सरकार बना देते हैं, कांग्रेस की बन जाएगी, वो लंगड़ी रहेगी, ये भी कमजोर वो भी कमजोर, कम से कम हमारे मुद्दे उठते रहेंगे। तो इस तरह से ये जो वोट बैंक वाली बात है ये गलत है। वोटर अपनी बुद्धि विवेक से जिस दिन काम लेगा। आज आपने मेरे से एक सवाल किया कि जो वोट बैंक बसपा का है क्या कल को भीम आर्मी का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कौन रोकेगा? कैसे रोका जाएगा? रोकने की आपके पास में अच्छी योजनाएं होनी चाहिए, आपके पास प्रबल इच्छा होनी चाहिए, आपके पास में ये ताकत होनी चाहिए कि अपने वोटर को समझा सको कि हम सही हैं। और मैं ये मानती हूं, जब देश के अंदर ब्राह्मण, कांग्रेस में ब्राह्मण, बीजेपी में ब्राह्मण और नोटा में ब्राह्मण, आप देखेंगे देश के अंदर राजनीति को समझिए, देश में पक्ष में ब्राह्मण है, विपक्ष में ब्राह्मण है, कांग्रेस, बीजेपी, और सबसे ज्यादा नोटा का बटन दबाने वाला भी कौन है? ब्राह्मण है। ठीक, तीनों पक्षों में, तीनों जगह, इधर होगी कांग्रेस, इधर होगी बीजेपी, इधर होगी नोटा,
तीनों पालों को कौन घेरे हुए? ब्राह्मण घेरे हुए। क्या ऐसा नहीं हो सकता देश के अंदर जिनकी संख्या ज्यादा है कि पक्ष में भी अम्बेडकरवादी हो, विपक्ष में भी अम्बेडकरवादी हो, नोटा भी अम्बेडकरवादी हो? क्यों नहीं हो सकता? क्या हमारी बुद्धि, हमारी सोच इतनी नहीं जा सकती कि हम इतना सोचें कि जब वो पक्ष और विपक्ष सब जगह खेल सकते हैं तो हमारे लोग भी हर जगह खेलें? मैं तो ये मानती हूँ कल को पक्ष और विपक्ष बन के जैसे कांग्रेस बीजेपी पक्ष विपक्ष खेलती है और लोगों वोट को यूज करती है, वैसे ही मैं ये उस दिन मैं अपनी जीत मानूंगी जिस दिन बसपा और भीम आर्मी पक्ष विपक्ष बन के खेलेगी और बीच में ब्राह्मणों को अपनी तरफ अपनी ओर फुटबॉल की तरह यूज करेगी जैसे कांग्रेस बीजेपी हमें करती है। उस दिन हमारी जीत होगी। लेकिन हमारे लोगों को ये सिखा दिया जाता है तुम्हारे नेता एक ही होना चाहिए, वो तुम्हें मारे पीटे कूटे कुछ भी करे, तुम उसके ही आगे पड़े रही हो भैया। क्यों? नेता तैयार करना चाहिए समाज को, और इतने नेता तैयार करे समाज के अंदर कि उन नेताओं का अगर एक ना पकड़े तो गिरेबान पकड़ कर दूसरे नेता को खींचो कि जब तुझे हमने अपने नेता माना तो तुम्हारे मुद्दे उठाएगा, ना उठाए तो समाज के बीच में ताकत होनी चाहिए। जैसे जाट गुजरों में होता है, रात को खाप पंचायत बैठ जाती है, अगले दिन नेता के घर जाकर बैठ जाते हैं कि भैया तुम्हें इसलिए चुना था हमने, आज हमारी बात क्यों नहीं उठा रहे? तो ये हमारे वोटरों को, हमारे समाज को पहले अपने माथे से लगा वो ठप्पा हटाना पड़ेगा। जो 32% वोट परसेंट था बसपा के पास, 32% था, 32-35 से आज 2% हो गया। बाकी 30% जो वोटर है या तो कांग्रेस में गया, बीजेपी में गया, अन्य पार्टियों में गया, ना चला गया। अन्य पार्टियों में गया हुआ जो वोटर है, क्या उस वोटर की वहां पे वैल्यू है? क्या उस वोटर की वहां पे इज्जत है? क्या उस वोटर की वहां पे गिनती है? गिनती तक नहीं है। कैसी आप बात कर रहे हैं कि वैल्यू तो बहुत दूर की बात है, गिनती तक नहीं भाई साहब। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता है कि इनके माथे पर जो ठप्पा लगा हुआ वो बसपा का है। तो ये जो ठप्पा लगाया जाता है किसी भी नेता के, किसी भी वोटर के माथे पे, किसी भी वर्ग या समाज या पूरे समुदाय के माथे पे, ये ठप्पा बहुत गलत है। अगर ब्राह्मण देखो, बसपा की आज सत्ता बन गई ना तो ब्राह्मण आएगा, बहन जी हमने तो आपको वोट दिया था, और पैर 10 बार छुएगा और 10 काम करा लेगा। ब्राह्मणों के काम बसपा की पार्टी में सबसे ज्यादा हुए, ब्राह्मणों के काम सपा सरकार में सबसे ज्यादा हुए, बसपा में हुए। बिहार की जो भी सरकारें ओबीसी के हाथों में रही, एससी के हाथों में रही, उनकी सरकारों में उनके काम ज्यादा हुए। उनका काम नहीं रुकता क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने ठप्पा किसी का नहीं लगाया अपने माथे पे। वो तो ये कहते हैं जी आप जीतते जा रहे हो तो हम आपके साथ हैं, वो जीत रहा उसके साथ है। पर इस समाज के ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ, पहले तो ये इसको धोए, दूसरा अपने नेता को भी और विपक्ष को भी ये समझा दे हम अपने मुद्दों के साथ हैं, ना कि किसी मानसिक गुलामी के। खबरें आने लगी हैं कि बीएसपी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहेगी, दर्जा छिन जाएगा राष्ट्रीय पार्टी का, चुनाव चिन्ह भी जो है छिन सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या सोचते हैं इस बारे में? राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के जो शर्तें हैं, उन शर्तों को बसपा पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर रही है, तो चुनाव आयोग इसका दर्जा छीन सकता है। लेकिन ये दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, इतनी और दुखी नहीं, बसपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए शर्म की भी बात है कि जिसके पास इतना सारा वोटर हो, इतनी बड़ी भावनात्मक वोट संख्या हो, उस वोट संख्या को वो संभाल के नहीं रख पा रही है, उसको पकड़ के नहीं रख पा रही हैं, उस नेतृत्व में वो खरी नहीं उतर पा रही है। जो वोटर उनके पीछे धक्का मार के, एक समय था कांशीराम साहब ने इस समाज को उठाया था और हाथी पे बिठाया था कि उठो और हाथी की सवारी करो, ऊंचे चलो, तुम सत्ता में ऊपर जाओ। आज वो समय आ गया है कि आज हाथी समाज के ऊपर दबा के बैठा समाज को, और समाज बिलबिला रहा किधर को जाए। हाथी बचा पाएंगी बीएसपी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती? तो बहन जी को पता होगा, बचाना चाहेंगी नहीं चाहेंगी। बहन जी बचाना चाहेंगी तो बचेगा, नहीं बचाना चाहेंगी तो नहीं बचेगा। ये तो मैं बचा नहीं सकती, मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर बचाती, जोर लगाती, कोशिश करती, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है ना। मैं तो बचाने की भी अगर तरीके बताऊंगी तो मुझे गालियां मिलेंगी। मुझे ही बहन जी 4 बातें कहलवा देंगे कि ये तो बीजेपी की दलाल है, कांग्रेस की दलाल है, और 3 पार्टियों का ठप्पा मेरे माथे पर लग जाएगा, वहां से फंडिंग हो रही है, वहां से हो रही है। चाहे हम भूखे रह करके इस काम को कर रहे हो, इसको कोई नहीं देखेगा कि सामाजिक आदमी कितनी रिस्क लेकर, कितनी तकलीफें और परेशानियां लेकर के काम करता है।